इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें ये बोला है कि एक सर्कल है, इस सर्कल को ये एक वेरिएबल लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, ये पॉइंट P और Q पे कट कर रहा है। जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, और PQ के जो मिड पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -3/5, और फिर जो ये इक्वेशन में स्मॉल m है इसकी रेंज के बारे में पूछा है। तो हम यहाँ से पहले तो x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम y को एलिमिनेट करा के x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। y की जगह mx प्लस 1 रखा, ओपन कर दें, और ये क्वाड्रेटिक के रूट्स आ गए x1 एंड x2। P का x कोऑर्डिनेट x1 होगा और Q का x कोऑर्डिनेट x2 होगा, और इनका मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है -3/5 है। इसका मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2/2 वो कितना होगा, -3/5। मैं इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये m में क्वाड्रेटिक बन गई है। यहाँ से m की वैल्यूज आ गई। अब हम ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में हमें ये दे रखा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक रीजन का एरिया फाइंड करना है। वो रीजन हमें बोला है कि भाई इस रीजन का कॉमन और इस रीजन का कॉमन। तो हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं xy लेस देन इक्वल टू 8 में कौन सा रीजन आ रहा है। तो xy इक्वल टू 8 का ग्राफ बनाया है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, और लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब क्या हो गया, इस ग्राफ के इधर की तरफ। और ये पूरा रीजन आ जाएगा और ये पूरा रीजन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक ये दे रखा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, एक y इक्वल टू 1 लाइन प्लॉट कर देते हैं। y इक्वल टू 1 लाइन प्लॉट कर दिया, और इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर की ओर। फिर एक है y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब इस ग्राफ के नीचे की तरफ, मतलब ये वाला जो रीजन है इस ग्राफ के इधर की तरफ वाला पूरा, और ये पूरा। तीनों में जो कॉमन रीजन आ रहा है, तीनों में जो कॉमन रीजन हमारे पास में ये आ रहा है। अब इस कॉमन रीजन को अगर हम देखें तो हमने यहाँ ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, और इस रीजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये वाला पोर्शन, और एक ये वाला पोर्शन। अब ये जो ब्लू कलर से रीजन मार्क्ड है, इसका अगर हम एरिया निकालें तो इसके लिए मेरे को a और b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो a जो है वो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में 1, 1 आ जाते हैं।
बी जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू 8 के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ y को एक्स स्क्वायर रखा और यहाँ एक्स क्यूब लेस देन इक्वल टू 8, तो x कोऑर्डिनेट तो 2 आ गया और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया। येलो रीजन के लिए c के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने पड़ेंगे। तो c कोऑर्डिनेट्स क्या है, y इक्वल टू 1 और एक्स वाई इक्वल टू 8 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो c के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 8, वे। अब हम ब्लू रीजन का एरिया निकालें। ब्लू रीजन का जो एरिया आएगा वो a से b तक का x की लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, और फिर ऊपर जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में फिर y को x के टर्म्स में रखा एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे जो ग्राफ है y इक्वल टू 1, तो y को x के टर्म्स में लिखा 1। तो ये ब्लू रीजन का एरिया आ रहा है। येलो रीजन के एरिया के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा b टू c। तो b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है और c का जो x कोऑर्डिनेट है वो 8 है। जो ऊपर की ओर ग्राफ आ रहा है वो एक्स वाई इक्वल टू 8 आ रहा है। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 को अगर हम देखें तो हम y को क्या कर रहे हैं, x के टर्म्स लिख दे रहे हैं 8/x। नीचे जो ग्राफ आ रहा है y इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने से ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने से येलो रीजन का एरिया आ जाएगा। तो उसका हम इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं 16 log 2 टू द बेस a माइनस। मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है M, ये हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, साइन थीटा की जगह S यूज कर लिया और कॉस थीटा की जगह C यूज कर लिया। और हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है M इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा M इनवर्स। M इनवर्स डिफाइंड है तो हम M से मल्टीप्लाई कर दें। M से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये मैट्रिक्स M की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M आएगा और सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ, अल्फा। तो हम यहाँ से अल्फा बता सकते हैं। अल्फा क्या है, ट्रेस। ट्रेस का मतलब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, और ये जो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। मेरे से ये जो अल्फा है जो थीटा के टर्म्स में आ रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की गई है। तो अगर हम अल्फा की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आएगी, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 माइनस 1/2 इक्वल टू हाफ आ रही है। और ये कब आएगी, इसके अलावा एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, वो डिटर्मिनेंट M होता है। और यहाँ अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो माइनस बीटा आ गया। तो बीटा जो है वो माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ M आ गया। डिटर्मिनेंट लिखा इसे सिंप्लीफाई किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ओपन किया। ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/4, इसको हम साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 लिख सकते हैं।
तो बीटा एज ए फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है। अब मैं देख रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है मेरे को, तो मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 रख दूं, तो जो बीटा की मिनिमम वैल्यू आएगी वो साइन स्क्वायर 2 थीटा को 1 रखने पे आएगी। और ये जो वैल्यू आ रही है 3/4 का स्क्वायर 9/16 और ये -37/16 आ रही है। क्वेश्चन में मेरे से अल्फा और बीटा के जो मिनिमम वैल्यू है उनके बारे में पूछा गया है। मिनिमम वैल्यू को इन्होंने डिफाइन किया अल्फा स्टार, तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार जो है वो 1/2 -37/16 दिस इज इक्वल टू। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में हमें एक z पे कंडीशन लगा रखी है कि z -2 + आयटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5। मतलब अगर हम देखें तो ये जो z है एक सर्कल के बाहर के रीजन को डिनोट कर रहा है। उस सर्कल का जो सेंटर है वो 2, -1 है और जो रेडियस है वो √5 है। इस सर्कल के बाहर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है और सर्कमफेरेंस पे भी पॉइंट हो सकता है। फिर हमसे पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी। बोले जब z-1 का मोड मिनिमम आ रहा है उस पॉइंट पे z जो है उसको z0 बोला है। तो z-1 का जो मोड है ये बेसिकली क्या बता रहा है, z की 1,0 से डिस्टेंस बता रहा है। मतलब बेसिकली ये जो है डिस्टेंस ये PQ डिस्टेंस हो गई। मेरे को PQ डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। पहले हम पॉइंट Q को लोकेट करते हैं। तो जो पॉइंट Q है ये इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब पॉइंट Q से इस आउटर रीजन में जो भी पॉइंट लाई कर रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा। मिनिमम डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट देखें तो इस पॉइंट Q को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट R जो इस नॉर्मल के अलोंग लाई कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, वो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब बेसिकली यहाँ अगर हम बात करें तो R जो है वो रिक्वायर्ड पॉइंट है। हम R के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं, x0 y0 अज्यूम कर लेते हैं। और हमें जो एक्सप्रेशन की रेंज पूछी गई, एक्सप्रेशन का जो आर्गुमेंट पूछा गया है, तो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है हमें 4 - z मैं अगर यहाँ z0 बेसिकली क्या है x0 + आयटा y0। तो z0 के अगर हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास में आ गया 4 - 2x। और z0 अगर ये है तो z0 बार जो होगा वो क्या हो जाएगा x0 - आयटा y0। तो ये आ गया हमारे पास में 2y आयट + 2 आयटा। तो ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया 2 - x अपॉन y + 1 आयटा। यहाँ हम वो आयटा को ऊपर ले गए तो माइनस आयटा बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के बारे में पूछा गया हमसे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड। तो हम ये देख रहे हैं x0 और y0 जो है वो तो रियल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये जो नंबर है दिस इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है। अब हम ऑप्शंस में देख सकते हैं कि π/2 और -π/2 दोनों दे रखे हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसका इमेजिनरी पार्ट देखना पड़ेगा। इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तब तो इसका एम्पलीट्यूड +π/2 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो इसका एम्पलीट्यूड -π/2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम x0 को देख लेते हैं। x कोऑर्डिनेट जो है वो 2 से छोटा है,
तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि भाई जो x नोट है वो 2 से छोटा है, और y नोट मतलब इस पॉइंट से ऊपर ही लाई कर रहा है, इस पॉइंट से ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब जो y नोट है वो 1 से बड़ा है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट में जो 2 - x नोट अपॉन y नोट प्लस 1 ये पॉजिटिव और यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन दिस इज नेगेटिव। तो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा दिस विल बी -π/2। हमें x नोट y नोट एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑब्जर्व कर लिया था कि ये जो z नोट प्लस z नोट बार है ये रियल नंबर है, और z नोट माइनस z नोट बार है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो मैंने यहाँ जैसे ही पुट किया तो मेरे को ये नज़र आ गया कि जो x नोट y नोट कुछ भी हो, ये जो नंबर आ रहा है प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। बस मेरे को ये देखना था कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए हमने इस पिक्चर का यूज़ कर लिया कि हमें दिख रहा है भाई r जो पॉइंट है इस सेंटर के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, इसका मतलब x नोट जो होगा वो 2 से कम होगा, और ये जो r पॉइंट है सेंटर के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब y नोट जो होगा -1 से बड़ा होगा। तो यहाँ से दिख गया कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव और नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो -π/2 आ गया। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल PQR दे रखा है, उसके अपोजिट साइड स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r है, और साइड्स के बारे में हमें बोल रखा है साइड p इज √3, साइड q इज 1, सर्कम रेडियस भी 1 दे रखा है। अब यहाँ ट्रायंगल के बारे में बोला ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल्ड, और फिर हमें 4 ऑप्शंस चेक करने हैं। पहला ऑप्शन है, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है कि ये जो ट्रायंगल PQR है तो यहाँ से ये एल्टीट्यूड E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से जो मीडियन है वो S पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑप्शन जो हमें चेक करने हैं वो उसमें एक में तो OE का लेंथ 1/6 चेक करना है, एक में RS ये जो मीडियन है इसकी लेंथ √7/2, इस ट्रायंगल का जो इन सर्कल का रेडियस है वो चेक करना है, और SOE ट्रायंगल के एरिया की बात हो रही है। तो हम यहाँ आप क्वेश्चन सोल्व करना अगर स्टार्ट करें तो मेरे को सबसे पहले साइड्स और सर्कम रेडियस दे रखा है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते थे साइन रूल। तो स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू और r की वैल्यू पुट की, तो साइन p यहाँ से हमारे पास में √3/2 आ गया, और साइन q हमारे पास में 1/2 आ गया। p की जो वैल्यू है 120 या 60 हो सकती है, q की वैल्यू है जो 150 और 30 हो सकती है। साइड q साइड p से छोटा है तो 150 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, तो q 30 डिग्री होगा। अब q 30 है तो p की वैल्यू 120 या 60 हो सकती है। 60 हो नहीं सकता क्योंकि ट्रायंगल के लिए मना कर रखा है कि दिस इज नॉट एन राइट एंगल ट्रायंगल, तो p जो है वो 60 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब p की वैल्यू 120 डिग्री होगी। एंगल p इज 120 डिग्री, एंगल q इज 30 डिग्री। तो हम यहाँ से बता सकते हैं एंगल r इज 30 डिग्री। अब मैं यहाँ से देखूँ तो q और r एंगल सेम आ गए, तो उनके जो अपोजिट साइड है वो भी सेम आ जाएगी, वो दोनों साइड 1 आ गई। मतलब ट्रायंगल PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल PQR आइसोसेलेस है तो जो P है जो एल्टीट्यूड था वो मीडियन भी हो गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं P इज ऑल्सो मीडियन। अब हम पहला ऑप्शन चेक करें लेंथ ऑफ OE, तो पहले हम P की लेंथ निकाल सकते हैं, मीडियन का फॉर्मूला हमें पता ही है, PE मीन्स 2QR, यहाँ फॉर्मूला रखा तो ये लेंथ आ गई हमारे पास 1/2। और हमें पता है कि जो सेंट्रोइड है, अब ये मीडियंस हो गए तो O सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी लेंथ अगर x है तो ये लेंथ x/3 हो गई। तो हम यहाँ से बता सकते हैं जो OE लेंथ है दिस इज 1/3 ऑफ PE लेंथ, तो ये लेंथ कितनी होगी 1/6। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो गया। RS डायरेक्ट मीडियन की लेंथ की बात हो रही है, तो हम RS का फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला 1/2 RS मीन्स Q² + 2P² - R²। P, Q और स्मॉल r साइड्स की वैल्यू रखी, तो ये जो लेंथ है हमारे पास में √7/2 आ गई। तो सेकंड ऑप्शन भी चेक हो गया।
स्मॉल आर का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा अपॉन एस होता है। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ, मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ, तो हाफ बेस, बेस कितना है क्यू आर, क्यू आर मतलब साइड पी √3, हाइट, हाइट मतलब पी जो लेंथ है ये हाइट होगी, तो पी लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2। फिर इसके बाद में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, साइड्स का सम, साइड्स का सम का मतलब √3 + 1 + 1/2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + √3 को रैशनलाइज कर देंगे तो ये ऊपर जाके 2 - √3 बन जाएगा। तो स्मॉल आर इन रेडियस भी हमारा मैच हो गया। अब हम फोर्थ ऑप्शन चेक करें। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, ट्रायंगल एसओई का एरिया, ट्रायंगल एसओई का एरिया, तो अगर हम यहां देखें तो ये जो ट्रायंगल SOQ है उसका एरिया डेल्टा/6, और डेल्टा जो है वो बेसिकली हमने यहां बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है। ट्रायंगल QOE का एरिया भी डेल्टा/6 हो जाएगा, और हम ये बता सकते हैं कि ट्रायंगल QSE का जो एरिया होगा वो पूरे ट्रायंगल का 1/4 होगा। तो हम यहाँ से अगर ट्रायंगल SOE की बात करें तो SOE का जो एरिया आएगा वो क्वाड्रिलेटरल SOEQ में से ट्रायंगल SQE सब्ट्रैक्ट कर दें, और SOEQ का एरिया क्या हो गया, इन दोनों का सम, और उसमें से QSE का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो एरिया आता है वो डेल्टा/12 आता है। डेल्टा हम यहाँ से निकाल चुके हैं √3/4, तो ये एरिया जो आ गया वो हमारे पास में √3/48 आ गया। तो जबकि यहाँ हमें जो एरिया दे रखा है वो √3/12 दे रखा है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एलिप्स E1 है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है जिसका एरिया मैक्सिमम है। तो पहले तो हम ये E1 और ये R1, पहले तो हम ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। तो एलिप्स E1 की जो इक्वेशन दे रखी है, तो इस पे जो पॉइंट हम ये 3 cos थीटा 2 sin थीटा ले लेते हैं, तो ये जो पॉइंट आएगा 3 cos थीटा -2 sin थीटा जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा -3 cos थीटा 2 sin थीटा जाएगा, ऐसे ये वाला। इस रेक्टेंगल के एरिया की बात करें हम, तो ये साइड कितनी होगी 6 cos थीटा, ये साइड कितनी होगी 4 sin थीटा, तो ये जो है ये 12 sin 2 थीटा आ गया। इसको हम A1 बोल देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 12 आएगी जब sin 2 थीटा 1 हो जाएगा, या इन शॉर्ट आप बोल दो थीटा π/4 होगा। थीटा जब π/4 होगा तो ये जो साइड आएगी, ये जो पॉइंट आएगा, ये हमारे पास में 3/√2, 2/√2 हो जाएगा। अब हमें बोला है कि R1 में आप एलिप्स इंस्क्राइब करें, तो R1 का जो एलिप्स आएगा वो यहाँ ये उसके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होंगे, क्योंकि जो ये रेक्टेंगल बन रहा है ये सिमेट्रिक है, तो ये जो एलिप्स बन गया है। इस एलिप्स में अगर हम देखें तो ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ यहाँ 3 और 3 6 आ रही है, जबकि अंदर वाला जो E2 है इसमें क्या हो रहा है 6/√2 आ रही है। मतलब एलिप्स E2 की जो इक्वेशन आएगी वही आ जाएगी।
फिर इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, तो उसमें भी जो रेशियो आ रहा है वो 1/√2 से डिवाइड हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस रहेगा, 6 की जगह 6/√2 आ जाएगा, 4 की जगह 4/√2 आ गया। वहाँ भी जैसे थीटा π/4 आएगा, तो यहाँ जो R2 बनेगा उसकी साइड भी क्या होगी, फिर यहाँ 1/√2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि E1 से हम E2 पे ट्रांसफर हुए, तो जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो √2 से डिवाइड हो गई। सिमिलरली जब हम E2 से E3 पे जाएंगे, तो जो मेजर एक्सिस की लेंथ वापस से √2 से डिवाइड हो गई। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो AN होगा वो AN-1 से हम निकाल सकते हैं √2 से डिवाइड करके। सिमिलरली जो BN होगा वो BN-1 से निकाल सकते हैं √2 से डिवाइड करके। मतलब ये हो गया है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव जो मेजर एक्सिस की लेंथ है उनका रेशियो सेम आ रहा है। तो जो उनकी मेजर एक्सिस की लेंथ होगी वो एक GP बना रही होगी। हम अगर एसेंट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं भाई AN/BN इज इक्वल टू AN-1/BN-1, और E² का जो फॉर्मूला होता है 1 - B²/A² होता है। इसका मतलब क्या हो गया, E1 की जो एसेंट्रिसिटी है वो E2 की एसेंट्रिसिटी होगी, वो E3 की एसेंट्रिसिटी होगी। तो मतलब जितने भी एलिप्स यहाँ अंदर बनते जा रहे हैं सबकी एसेंट्रिसिटी सेम आ रही है। तो हम यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन बोला है कि E18 और E19 की जो एसेंट्रिसिटी वो इक्वल नहीं है, जबकि हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे जितने भी एलिप्स बनेंगे सबकी एसेंट्रिसिटी सेम आ रही है। अब हम ऑप्शंस पे जाएं। ऑप्शंस में पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें बोला गया है कि जो 9th एलिप्स है, 9th एलिप्स उसकी फोकस की सेंटर से डिस्टेंस। तो हम पहले तो E9 डिफाइन करें। E9 क्या आएगा, x² और फोकस की सेंटर से डिस्टेंस वो हमारे पास में क्या आ जाएगी। A9 हम निकाल सकते हैं। A9 क्या है, ये जो A1 A2 वगैरह ये GP बना रहे हैं, A1 A2 A3 ये GP बना रहे हैं, और ऐसे ही सिमिलरली B1 B2 B3 ये भी GP में आ रहे हैं। A1 क्या है, A1 मतलब E1 का जो A है, मतलब A1 यहाँ हम बता सकते हैं A1 की जो वैल्यू है वो 3 है और जो B1 की वैल्यू वो 2 है। तो इस GP का हम 9th टर्म निकाल सकते हैं। ये A9 आ गया इनटू E। एसेंट्रिसिटी हम निकाल लें। एसेंट्रिसिटी हमारे पास में 1 - B/A मीन्स 4/9। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि जो E जो आएगा वो √5/3। तो हम यहाँ वैल्यू रख दें √5/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया 2, तो ये जो डिस्टेंस है वो √5/16 आ गई। तो ऑप्शन 1 चेक हो जाएगा। ऑप्शन 2 बोला है कि E9 की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है B9 हम निकाल सकते हैं। B9 मतलब इस GP का 9th टर्म, GP का 9th टर्म A9 हम यहां से ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हमारे पास में 1/6 आ जाता है। थर्ड ऑप्शन हम ऑलरेडी चेक कर चुके। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम। तो हमने R1 का जो एरिया है वो A1 डिफाइन कर दिया, R2 का एरिया सिमिलरली A2 डिफाइन कर देते हैं, R3 का एरिया A3 डिफाइन कर देते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, A1 + A2 अप टू AN दिस इज लेस देन 24, ये चेक करना हमें। अब हम देख रहे हैं कि जो साइड्स हैं वो एक GP फॉर्म कर रही है। GP का जो कॉमन रेशियो है 1/√2 है। तो जो एरिया होगा वो भी एक GP फॉर्म करेगा, बस उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब 1/2 हो जाएगा। मतलब हम ये बता सकते हैं कि जो A1 A2 अप टू AN है ये एक GP में आएंगे जिसका कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इस GP के एन टर्म्स के सम पे कमेंट करना है।
और जीपी जो है वो उसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग जीपी है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि इस जीपी की जो एन टर्म्स का जो सम है, इस जीपी को हम इनफाइनाइट तक ऐड कर लें उससे कम ही आएगा। मतलब हम ये बता सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, A1 का एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 12, दिस इज लेस देन इक्वल टू 24, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी चेक हो गया। वेक्टर के इस क्वेश्चन में हमें दो लाइंस दे रखी है, एक L1 दे रखा है, एक L2 दे रखा है, और एक तीसरी लाइन इनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। हम ये मान लेते हैं P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पहले पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, L1 पे एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट L1 पे पॉइंट क्या आ रहा है, 1 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा। L2 पे Q पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, 2 म्यू माइनस म्यू एंड 2 म्यू। लैम्डा और म्यू फाइंड करने के लिए यहाँ दो कंडीशन दे रही है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1, तो हम यहाँ बता सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब पी क्यू वेक्टर का L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसके साथ डॉट जीरो कर दें। L1 का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं हम। पी क्यू वेक्टर जो आ रहा है वो हमारे पास में 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू के कैप। तो इसका इसके साथ डॉट जीरो किया, टू तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ प्लस 2 म्यू माइनस 4 म्यू, तो म्यू तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 लैम्डा 8 9 लैम्डा, तो यहाँ से 9 लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1/9 आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू 1/9 रखने पर पॉइंट P आ चुका है हमारे पास। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 8/9, 2/9, 2/9। अब नेक्स्ट PQ जो है वो L2 के परपेंडिकुलर भी है, तो PQ का हम अगर L2 के डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट लें तो L2 का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से डॉट जीरो किया, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/9। जैसे ही हमने म्यू रखा तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्यू में अगर हम म्यू की जगह 2/9 रखें तो क्या आ गया, 4/9 माइनस 2/9 4/9। अब इस लाइन पे दो पॉइंट्स आ चुके हैं, मेरे को लाइन की इक्वेशन लिखनी है अगर हमें, तो लाइन की इक्वेशन जो आ रही है वो, उसके लिए मेरे को ये डायरेक्शन वेक्टर निकालना पड़ेगा, पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर जो हमारे पास में आ रहा है, पी और क्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पी क्यू वेक्टर में लैम्डा और म्यू की जगह वैल्यू रख दें, -4/9 -4/9। पी क्यू वेक्टर जो आ रहा है पी क्यू क्यू में से पी, तो -4/9 -4/9 और 2/9। तो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज पैरेलल टू 2 -1। अब हम ऑप्शंस पे जाएं तो हमें जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस में क्या हो रहा है, जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दे रखा है, तो डायरेक्शन वेक्टर के हिसाब से तो चारों लाइन सही है। अब पॉइंट देख लेते हैं हम, तो फर्स्ट ऑप्शन में जो हमें पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में जो पॉइंट दे रखा है हमें P और Q का मिड पॉइंट दे रखा है, तो वो जो पॉइंट है P और Q का मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन में जो लाइन दे रखी है वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो गया।
सेकंड और थर्ड ऑप्शन में बेसिकली पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे रखे हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में पॉइंट पी और पॉइंट क्यू दे रखे हैं, इसका मतलब सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में इस लाइन पे जो पॉइंट दे रखा है वो 0,0 दे रखा है। अब मैं देख लूं कि ओरिजिन इस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं ये चेक कर लूंगा ओरिजिन को अगर हम P से कनेक्ट करें तो ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ पैरेलल है क्या, ये चेक करना है मेरे को। तो अगर हम ओरिजिन को P से कनेक्ट करें तो ओरिजिन OP वेक्टर क्या आ गया हमारे पास में, 8/9 i कैप प्लस 2/9 j कैप प्लस 2/9 k कैप, और ये जो है इसके पैरेलल नहीं है। इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि इसकी रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो तो 1 + √5/2 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू है वो 1 - √5/2 आ गई। हमें an डिफाइन कर रखा है और bn डिफाइन कर रखा है और b1 जो है वो 1 बता रखा है। एक ऑप्शन फर्स्ट में bn को ये चेक करना है कि अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n है या नहीं। सेकंड ऑप्शन में a1 + a2 प्लस अप टू an का जो सम है वो an + 2 - 1 के इक्वल चेक करना है। थर्ड में an/10 रेज़ टू पावर n है, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम 10/89 है या नहीं ये चेक करना है। और फोर्थ में bn/10 रेज़ टू पावर n, ये जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसका सम 8/89 है या नहीं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करें। अगर फर्स्ट ऑप्शन में bn जो दे रखा हमें वो an-1 मतलब अपॉन an+1 अल्फा वाली टर्म्स इकट्ठे कर लें तो अल्फा n-1 कॉमन ले लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अल्फा इसको सेटिस्फाई करा तो अल्फा स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ से 1 + अल्फा रख सकते हैं। सिमिलरली बीटा स्क्वायर की जगह भी हम 1 + बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम यहां से उठा के यहां रख दें अगर, तो ये जो है +2 किया तो क्या बन गया 5 + √5/2, ये 5 - √5/2। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं √5 कॉमन निकालूँ तो ये अल्फा ही बन जा रहा है और यहाँ से √5 कॉमन निकालूँ तो माइनस बीटा बन रहा है। तो पहले हम √5 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। अल्फा माइनस बीटा हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा √5 है, तो अल्फा माइनस बीटा हमने √5 लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि अब यहाँ से √5 कैंसिल हो जाएगा। bn अगर हम देखें इसके आगे तो √5 तो कैंसिल हो गया, अल्फा रेज़ टू पावर n-1 और √5 + 1/2 को हम अल्फा रख सकते हैं, इसको माइनस बीटा रख सकते हैं और ये नीचे 1 आ गया। तो ये bn जो है वो हमारे पास में अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस बीटा रेज़ टू पावर n आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें
तो ए एन जो है उसमें अल्फा रेस्ट पर एन है, इसको मैं अल्फा रेस्ट पर एन माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर लिख दूँ, माइनस बीटा रेस्ट पर एन माइनस टू इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस अल्फा, और बीटा स्क्वायर को 1 प्लस बीटा। अल्फा रेस्ट पर एन माइनस टू का अलग कर लिया, और जो एन माइनस वन पावर है उनको अलग कर लिया। तो ये जो है हमारे पास में अल्फा रेस्ट पर एन माइनस टू, बेसिकली ये जो है ए एन माइनस टू बच गया, और ये क्या है ए एन माइनस वन बच गया। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक हो गया, सेकंड में ए एन और ए एन माइनस टू, ए एन इक्वल टू ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन रिलेशन आ चुका है। हम ये चेक कर चुके हैं कि ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब मैं अगर यहाँ n को n प्लस टू रखूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअल में ये यहाँ से दिमाग में आया क्योंकि हमारे सेकंड ऑप्शन में ए एन प्लस टू का यूज हो रखा है, और फिर ए एन प्लस वन अगर हम लिखें ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, ये लिख दिया। मैं अगर इनको ऐड कर लूं तो जैसे मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि ये एन इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एन प्लस वन इससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ए एन प्लस टू बचेगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए एन प्लस वन कैंसिल हो चुका है, ए एन एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, तो ये जो इधर वाला ये तो पूरा ही बच जाएगा। और इधर A2 कैंसिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब A2 बच जाएगा। A2 की वैल्यू निकालनी है तो A2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। A2 क्या है, तो यहां हम A2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये ऑप्शन 2 चेक हो गया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम ऑप्शन 3 पे मूव करें। ऑप्शन 3 जो है एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, तो यहां हम ए एन को रख देते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो तो बाहर आ जाएगा, और इस सिग्मा को अलग अलग स्प्लिट कर लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक इनफाइनाइट जीपी है, अल्फा बाई 10, अल्फा बाई 10 का स्क्वायर, अल्फा बाई 10 का क्यूब, इनफाइनाइट जीपी का सम लगा सकते हैं। सिमिलरली ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, कितना आ गया है हमारे पास में, अल्फा अपॉन 10L, और ऐसे बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, एलसीएम ले लें। मेरे को ये चेक करना है, ये जो सम है 10/89 है, मैं यहाँ से इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बता सकता हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो ये न्यूमरेटर है वो हमारे पास में अल्फा बीटा एक प्लस के साथ आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा, ये ऊपर तो बच गया 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा, और डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो 100 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना 1,
और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो वैल्यूज उठा के रखिए, तो ये हमारे पास में 10/89 आ गया। ऑप्शन 4 अगर हम चेक करें तो हमने ऑप्शन 1 में ऑलरेडी चेक कर लिया था कि bn जो है अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n है। तो ऑप्शन 4 में bn की जगह वैल्यू उठा के रखी, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन चुका है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दिया। एलसीएम लिया, तो ये हमारे पास में 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा आ चुका है, और डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा इक्वेशंस हम देख सकते हैं 1 है, तो 10 इंटू 1 अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो ये हमारे पास में 12/89 दे दिया, क्योंकि हमें ऑप्शन में 8/89 दिया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 3 बैग्स हैं B1 B2 B3। B1 में 5 रेड 5 ग्रीन बॉल्स हैं, B2 में 3 रेड बॉल्स है 5 ग्रीन है, B3 में 5 रेड बॉल है 3 ग्रीन है। B1 के सेलेक्ट होने के चांसेस 3/10 है, B2 के सेलेक्ट होने के चांसेस 3/10 है, और B3 के सेलेक्ट होने के चांसेस 4/10 है। हम क्या कर रहे हैं, हम एक बैग का रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं और फिर उसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं, फिर हमें 4 ऑप्शंस चेक करने हैं। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है कि हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बैग तो B3 सेलेक्ट हुआ है और जो बॉल है वो ग्रीन सेलेक्ट हुई है। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि गिवन दैट बॉल सेलेक्टेड इज ग्रीन, मतलब ग्रीन बॉल का सिलेक्शन हुआ, ये इवेंट दे चुके हैं आपको, अब आपको बताना है कि बैग B3 का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि अगर बैग B3 सेलेक्ट हुआ है तो ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ ऑप्शन है ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हो रहा है, तो सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम सबसे पहले तो इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं, B1 इवेंट बोल देते हैं, बैग B1 इज सिलेक्टेड। B2 इवेंट बोल देते हैं, बैग B2 इज सिलेक्टेड। B3 इवेंट बोल देते हैं, बैग B3 इज सिलेक्टेड। और G इवेंट बोल देते हैं, बॉल सेलेक्टेड इज ग्रीन। अब ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो ग्रीन बॉल जो है वो B1 से भी आ सकती है, B2 से भी आ सकती है, B3 से भी आ सकती है। B1 से आने के मतलब पहले तो हम B1 के सिलेक्ट होने के चांसेस लिख देते हैं, फिर B1 सिलेक्ट हुआ है तो ग्रीन बॉल के सिलेक्ट होने के चांसेस। सिमिलरली B1 के सिलेक्ट होने के चांसेस इनटू जब B1 सिलेक्ट हो चुका है तो ग्रीन के आने के चांसेस, फिर ये क्या है B2 के सिलेक्ट होने के चांसेस, और जब B2 सिलेक्ट हो चुका है तो ग्रीन के आने के चांसेस, B3 के सिलेक्ट होने के चांसेस, और जब B3 सिलेक्ट हो चुका है तो ग्रीन के आने के चांसेस। तो B1 के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं, 3/10। अब B1 में 5 रेड है 5 ग्रीन है, तो एक ग्रीन बॉल सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, 5/10। B2 के सिलेक्ट होने के चांसेस 3/10, और B2 में 3 रेड है 5 ग्रीन है, तो ग्रीन आने के चांसेस 5/8। B3 सेलेक्ट होने के चांसेस 4/10, और B3 में 5 रेड 3 ग्रीन्स है, तो ग्रीन आने के चांसेस 3/8।
तो इसका अगर हम सम करें तो ये 39/80 आ रहा है। तो यहाँ से ये दिख गया कि ऑप्शन 4 ये करेक्ट है। अब हम ऑप्शन 1 चेक करें। ऑप्शन 1 में हमसे पूछा गया है कि बैग B3 सिलेक्ट हो और बॉल सेलेक्टेड इज ग्रीन, तो इसका मतलब B3 इंटरसेक्शन G पूछा गया है। तो ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कितना आ गया हमारे पास में 4/10 इंटू 3/8, बेसिकली ये 3/20 आ चुका है, जबकि हमें ऑप्शन में दे रहेगा 3/10। ऑप्शन सेकंड हमसे पूछा गया अगर बॉल ग्रीन सेलेक्ट हुई है तो बैग सेलेक्टेड इज B3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। हम यहाँ ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं और B3 इंटरसेक्शन G, यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो B3 इंटरसेक्शन G कितना आ गया 3/20 और ग्रीन के सिलेक्ट होने के चांसेस 39/80। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास में 12/39 आ गया। 12/39 का मतलब 4/13। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में हमें बोला गया है कि अगर बैग B3 सेलेक्ट हुआ है तो ग्रीन बॉल सेलेक्ट होने के चांसेस, तो ये हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो है वो 3/8 हो गया। जे एडवांस 2019 के इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन के अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं। लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है, 0 to 1 के लिए अलग डेफिनेशन है, 1 to 3 के लिए अलग डेफिनेशन है और x ग्रेटर देन 3 के लिए अलग डेफिनेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और फिर मेरे को इन 4 ऑप्शंस में से चेक करना है कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि फंक्शन f -∞ से 0 में इंक्रीजिंग है। सेकेंड ऑप्शन चेक करना है कि फंक्शन f डैश मतलब fx का जो डेरिवेटिव है उसका x = 1 पे लोकल मैक्सिमा है। थर्ड ऑप्शन है f डैश जो है वो x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड फोर्थ है फंक्शन f ऑनटू है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन 1 चेक करें। मेरे को -∞ से 0 में देखना है तो मैं देख रहा हूँ -∞ से 0 में fx की जो डेफिनेशन आ रही है पॉलिनोमियल फंक्शन आ रही है। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो मेरे को अगर इंक्रीजिंग चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ -∞ से 0 के लिए f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x जो आ रहा है वो 5x⁴ प्लस 20x³ प्लस 30x² प्लस 20x प्लस 3। इसको अगर हम देखें तो 5 टाइम्स x + 1 की पावर 4 - 2 आ गया। अब मैं अगर यहाँ देखूं तो मेरे को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि f डैश -1 जो है वो -2 आ गया है। इसका मतलब -∞ से 0 में एक पॉइंट पर तो मेरे को f डैश x नेगेटिव नजर आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है वो फॉल्स है। फिर हम ऑप्शन 2 चेक करें। f डैश इज लोकल मैक्सिमम एट x = 1। तो अगर हम देखें तो लोकल मैक्सिमम होने के लिए x = 1 पे f डैश डिफाइन भी होना चाहिए और f डैश डिफाइन होने के लिए x = 1 पे फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें f(1) जो है f(1) थर्ड वाली डेफिनेशन 1 क्लोज से जो स्टार्ट हो रही है वहां से आ रहा है। तो f(1) जो आपके पास में आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1। f(1) पॉजिटिव भी 1 आ रहा है और f(1) नेगेटिव भी 1 आ रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन f है कंटिन्यूअस है x = 1 पे। फिर हम अगर f डैश x निकालते हैं, हम पूरा -∞ से +∞ के लिए f डैश x नहीं निकालेंगे। हम अगर हमें ऑप्शन 2 चेक करना है तो हम 1 के नेबरहुड में देख लेंगे। मतलब बेसिकली दो डेफिनेशन में चेक कर लेते हैं।
2x² माइनस 8x प्लस 7। अब मैं अगर 1 पे लेफ्ट साइड देखूं, एफ डैश 1 नेगेटिव देखूं, तो यहाँ से हमारे पास में 2 माइनस 1 1 आ रहा है, और एफ डैश 1 पॉजिटिव देखें तो ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे 2x² माइनस 8x प्लस 7, तो 2 माइनस 8 प्लस 7, ये भी 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि जो एफ डैश 1 है दिस इज इक्वल्स टू 1। अब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफाइंड है। अब मेरे को अगर लोकल मैक्सिमा चेक करना है तो हम एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। एफ डबल डैश एक्स जो है 2, और यहाँ 4x माइनस 8, x इक्वल्स टू 1 पे अगर हम चेक करें एफ डबल डैश 1 का जो लेफ्ट लिमिट है उससे 2 आ रहा है, और एफ डबल डैश 1 का जो राइट लिमिट है उससे -4 आ रहा है। तो हमें ये दिख गया कि एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है उसमें 1 के लेफ्ट साइड में तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 के राइट साइड में नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो एफ डैश एक्स है वो x इक्वल्स टू 1 पे लोकल मैक्सिम अचीव कर रहा है। तो जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन 2 है दिस इज ट्रू। इसके अलावा अब हमें एफ डैश एक्स की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो हम देख सकते हैं एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 पे लेफ्ट साइड में तो अलग वैल्यू है, राइट साइड में अलग वैल्यू है। तो ऑप्शन 3 के लिए हम देख सकते हैं एफ डबल डैश 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल्स टू एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव। तो नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन 3 जो है वो भी ट्रू हो गया। ऑप्शन 4 जो है उसमें एफ एक्स की रेंज मेरे को चेक करनी है कि फंक्शन एफ ऑनटो, मतलब एफ एक्स की अगर रेंज कैपिटल आर आती है तो फंक्शन एफ ऑनटो हो जाएगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी से 0 में देखें तो एफ एक्स जो है वो हमारे पास में x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 2x आ रहा है। मेरे को यहाँ से ही दिख रहा है कि अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ x प्लस 1 की पावर 5 ही डिसाइडिंग होगा। x इक्वल्स टू 0 पर जो y आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर हम एफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो माइनस इन्फिनिटी से आकर ये वैल्यू यहाँ तक आ रही है। अभी हो सकता है बीच में ऐसे इंक्रीज करके आ रहा हो, तो यहाँ तक की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से 1 तक की सारी वैल्यूज कवर हो चुकी है। अब मैं अगर इसमें जो लास्ट डेफिनेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देखूं, वहां एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास में ln ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। तो मेरे को दिख रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए जो एफ डैश एक्स है तो f इंक्रीजिंग आ जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स का इस इंटरवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है दिस विल बी एट 3, और अगर x इक्वल टू 3 हम पुट करें तो ये वैल्यू आती है 1/3। तो अगर हम यहां से देखें 3 के आगे अगर हम ग्राफ देखें तो 1/3 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 1/3 से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से ग्राफ जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर x जा रहा है तो इन दो इंटरवल से ही जो y है y की रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ चुकी है। तो यहां से हम y की रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बता चुके हैं। दैट मीन्स फंक्शन f जो है वो ऑन टू है, और जो स्टेटमेंट ये जो ऑप्शन 4 है दिस इज ट्रू। इस वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक कर्व है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
उस पे आपने एक पॉइंट P लिया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, वो टेंजेंट y एक्सिस को इस पॉइंट yp पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और अब पॉइंट P को कहीं भी इस कर्व पे ले जाइए, ये जो लेंथ है ये 1 आएगी हमेशा, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, और जो कर्व है इस 1,0 से पास कर रहा है। तो फिर उसके बाद में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 2 तो डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखे हैं, 2 कर्व के इक्वेशन दे रखे हैं, आपको इनमें से चेक करना है कौन कौन सा ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ एक x, y लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P लिखते हैं, तो कैपिटल Y माइनस y इक्वल्स टू m x माइनस x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, तो yp के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर देंगे, तो x को जैसे ही 0 पुट किया तो y कोऑर्डिनेट y माइनस mx आ गया। ये डिस्टेंस जो है वो 1 दे रखा है, तो p और yp में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां से m की 2 वैल्यूज आ गई, m मतलब dy बाई dx। अब हम केस फर्स्ट लेते हैं, एक बार तो प्लस साइन के साथ, dx को राइट साइड में ले जाएंगे, और फिर इसके बाद में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हम x को साइन थीटा पुट कर देते हैं यहाँ, तो ये cos थीटा साइन थीटा, और जो dx आएगा वो cos थीटा d थीटा जाएगा, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा बन गया, यहाँ dy का जो इंटीग्रेशन है वो y आ गया। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन बताया हमें, और साइन थीटा का, तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है, ये थीटा के टर्म्स में हुआ है, तो अब इस थीटा को हमें x के टर्म्स में रिप्लेस करना है, तो साइन थीटा अगर x है तो कोसेक थीटा 1/x, और कोस थीटा कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने। अब यहाँ ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c है, इसको निकालने के लिए हमें ये दे रखा है, जो कर्व है वो 1,0 से पास कर रहा है, इसका मतलब x को आप 1 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, तो यहाँ से जो c है वो आपके पास में 0 आ जाएगा। एक इंफॉर्मेशन का हमने अभी यूज किया नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो फंक्शन है, ये जो कर्व है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है चेक करना, तो हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी जो डोमेन है -1 से 1, उस डोमेन में एक वैल्यू पुट कर दी, इनफैक्ट डोमेन जो है आपके पास 0 to 1 है, तो उसमें x इक्वल्स टू हाफ हमने जैसे ही पुट किया तो y जो है वो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो कर्व है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब जो केस फर्स्ट के कोरेस्पोंडिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रही है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, और केस फर्स्ट के कोरेस्पोंडिंग जो यहाँ कर्व की इक्वेशन आ रही है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो ऑप्शन 2 है वो भी रिजेक्ट हो गया, जो ऑप्शन 4 है वो भी
रिजेक्ट हो गया। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 के लिए जो सेकंड केस है वो देखते हैं। सेकंड केस क्या था, जो dy बाई डी एक्स में हमने यहाँ राइट साइड में प्लस लिया था उसकी जो माइनस ले लेते हैं। इंटीग्रेट कर लीजिए, सेम का सेम स्टेप्स रहेंगे यहाँ। लेफ्ट साइड में y आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, जो थीटा है उसको आप x के टर्म्स में रिप्लेस कर दीजिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए वही स्टेप, 1,0 से कर्व पास कर रहा है, तो यहाँ से c है वो 0 आ जाएगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू, जैसे अगर मैं हाफ पुट करूँ तो y जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ ये जो राइट साइड है, केस फर्स्ट और केस सेकंड में दोनों अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो अगर एक में y नेगेटिव आ रहा है दूसरे में y पॉजिटिव आ रहा होगा, मतलब अगर एक कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दूसरा वाला फोर्थ में लाई करेगा, तो केस फर्स्ट वाला जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, इसलिए केस सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो कर्व और ये यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो ऑप्शन 1 है वो ट्रू है और ऑप्शन 3 जो है वो ट्रू है। मैट्रिसेस के इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स M दे रखा है, 0 1 A 1 2 3 3 B 1, और इसका एडजॉइंट दे रखा हमें -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। फिर 4 ऑप्शन चेक करने। तो सबसे पहले तो हम देखें कि जो m है इसका एडजॉइंट मैं निकाल सकता हूँ। यहां से अगर हम इसका एडजॉइंट निकालें तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आएगा, 2 - 3b। इस एलिमेंट 2 एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आएगा, -3a। मेरे को एडजॉइंट पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन दो एलिमेंट्स को अगर मैं यहाँ एडजॉइंट m से कंपेयर कर देता हूँ तो a और b आ जाएंगे। तो मैं एक बार के लिए एडजॉइंट बस इतना सा निकाल लेता हूँ और इसके साथ कंपेयर करा देता हूँ। तो मैंने कंपेयर कराया तो 2 - 3b इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से जो b है वो 1 आ गया। 2 एलिमेंट कंपेयर कराया, -3a इज -6, तो जो a है वो 2 आ गया। तो यहाँ से ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो गया, a + b = 3। फिर तो यहाँ से m आ चुका है, m 0 1 2 1 2 3 3 1 1। मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट m निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को m का इन्वर्स निकालना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड वगैरह में, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट m चाहिए होगा। तो मैं अगर यहाँ से डिटर्मिनेंट m निकालता तो -2 आ गया। डिटर्मिनेंट m -2 आ गया, तो हम ऑप्शन 4 चेक कर सकते हैं।
एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ये वाली प्रॉपर्टी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, एम स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को, तो ये आ गया हमारे पास में, डिटर्मिनेंट है -2 है तो -2 की पावर 4 16, तो इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है वो फॉल्स है। अगर हम ऑप्शन 1 देखें, ऑप्शन 1 चेक करें, तो ये चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ जो ये एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स है, इसको मैं एडजॉइंट ऑफ एम होल इनवर्स लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स तो मेरे को इसको ये प्रूव करना है, तो मेरे को मैं यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ एडजॉइंट एम से, तो ये तो आई आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, -m इंटू एडजॉइंट, तो ये प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब जो ऑप्शन 1 है वो ट्रू है। ऑप्शन 2 चेक करें हम, तो ऑप्शन 2 में हमें ये दे रखा है एम इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम बाई डिटर्मिनेंट एम। डिटर्मिनेंट एम हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके -2, और एडजॉइंट ऑफ एम तो ये एडजॉइंट ऑफ एम -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, -1 + 2 -3, तो ये हमारे पास में -1 + 2 -3, तो ये -2 आ गया। फिर यहाँ 8 -12 + 6, तो ये 2 आ गया, और ये -5 + 6 -3, -5 + 6 -3, तो ये हमारे पास में -2 आ गया। तो इस -हाफ को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये 1 -1 1 आ गया। तो यहाँ से कंपेयर किया तो अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया -1 और गामा आ गया 1। ऑप्शन 2 में क्या चेक करना है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा 1, इसका ऑप्शन 2 जो है वो ट्रू है। न्यूमेरिकल टाइप के इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पॉइंट है ए, और ये लाइन है 8x - 6y - 23 = 0। ए का इस लाइन के अबाउट इमेज बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 है। ए और बी को सेंटर मान के सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, इसका जो रेडियस है वो 2 है, और इसका जो रेडियस है वो 1 है। एक लाइन इन दोनों सर्कल्स को टच कर रही है, मतलब बेसिकली कॉमन टेंजेंट है, और जो सेंटर्स है उस लाइन के सेम ही साइड लाई करें, इसका मतलब जो लाइन है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो वो लाइन ये होगी। इस लाइन को सेंटर्स को ज्वाइन करने लाइन पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको ए सी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जो पॉइंट डी है, ये एडी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एडी डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट ए का इस लाइन से डिस्टेंस,
8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 23/10। तो AD आ गया 5/2। और मेरे को पता है AD और AB BD सेम ही आएंगे, तो यहां से जो AB लेंथ है वो 5 आ गई। मैं BC लेंथ को x मान लेता हूं। हमें यहाँ पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो जो ट्रेंगल ये BC ये वाला जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल AC वाला जो ट्रेंगल, इनको हम नाम दे देते हैं, इसको E दे देते हैं और इसको F दे देते हैं। तो ट्रेंगल BCF इज सिमिलर टू ट्रेंगल ACE। तो मैं इन दोनों ट्रेंगल्स में ये जो साइन थीटा ये इक्वेट करा दूं, तो ये कितना आ गया, R2/x इक्वल्स टू R1/AC। तो R2 मतलब 1/x इक्वल्स टू 2/AC का मतलब कितना होगा, x + 5। तो BC लेंथ x आ चुकी है, हमें AC पूछा गया है, तो AC लेंथ विल बी इक्वल टू AB प्लस BC। मतलब AB कितना 5 और BC कितना 5, दैट मीन्स ये जो लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, 10। न्यूमेरिकल टाइप के इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ABC नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये एक्सप्रेशन हमने फैक्टर्स में देखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब ABC डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं और मेरे को इनका डिफरेंस जो है ये मिनिमाइज करना है। तो अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो हम ABC को सेम मान लेते, 0 आ जाता, 0 0 0, तो 0 आ जाता। बट हमें डिस्टिंक्ट बोल रखा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए ABC को कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स रखना पड़ेगा। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आप कोई सा भी रख दीजिए, तो A को 1, B को 2 और C को 3 रख दिया, तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये आपके पास में A - B 1, B - C 1 और C - A 4। तो ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि अगर ये एक सेट है, इसका मतलब ये एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है। तो हमने जो ये AP दे रखा है इसको S1 मान लिया, तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 4 7 10 13 S2। दूसरी वाली AP 2,5 है, 2 7 12 17 S3 3,7 है, 3 10 17 ये। और हमसे पूछा गया S1 S2 S3 इन तीनों का जो इंटरसेक्शन सेट है वो कौन सी AP बना रहा है। उस AP का कॉमन डिफरेंस D है और फर्स्ट टर्म A है, तो A + D पूछा गया। तो अगर हम S1 और S2 इन दो AP का कॉमन लेते हैं तो
हमें क्या करना है बेसिकली, इनमें फर्स्ट टर्म तो ऑब्जर्वेशन से कॉमन निकालनी पड़ती है, तो फर्स्ट टर्म तो 7 आ गई, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। मतलब अगर इसका कॉमन डिफरेंस हम D1 बोलें, D1 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा D1 और D2 का एलसीएम आ जाएगा। तो D1 और D2 का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 15। तो अगला जो आएगा वो कितना आएगा 22, फिर और 15 ऐड किया 37, फिर और 15 ऐड किया 52, ऐसे आ गया। S2 और S3 का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो S2 S3 में एक टर्म तो आपको ऑब्जर्वेशन से कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो ऑब्जर्वेशन से कॉमन अगर हम निकालें तो 17, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा इन दोनों का एलसीएम मतलब 35, मतलब 35 और ऐड कर दिया 87। S3 और S1 का जो इंटरसेक्शन है, S3 और S1 का जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें फर्स्ट टर्म तो 10 आ गई और कॉमन डिफरेंस 21। तो हमने क्या किया, दो दो एपी का कॉमन लेके बता दिया। अब मेरे को अगर तीनों का कॉमन लेना है तो मैं यहां से इन तीनों में फर्स्ट टर्म मेरे को ऑब्जर्वेशन से कॉमन निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म मेरे को ऑब्जर्वेशन से कॉमन निकालनी पड़ेगी, तो या तो मैं इस एपी को पूरा लिखता जाऊं। मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो इन तीनों में S1 S2 का इंटरसेक्शन, S2 S3 का इंटरसेक्शन और S3 S1 का इंटरसेक्शन में जो 52 है वो इन तीनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब 52 इज फर्स्ट कॉमन टर्म, और इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो 105 है। तो कॉमन डिफरेंस तो 105 आ गया, जो फर्स्ट टर्म ऑफ 52 आ गया। तो हमसे पूछा गया a प्लस डी, a प्लस डी का मतलब हो गया 157। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सेट एस है, उसके जितने भी मैट्रिसेस हैं वो 3x3 हैं, और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 या 1 में से कोई से एलिमेंट होंगे। फिर आपको दो इवेंट्स दिए, इवेंट E1 कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0, इवेंट E2 इसके एंट्रीज का जो सम है वो 7 हो, और फिर ये पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E2। तो अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। यहाँ अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो ये आपके पास में क्या आ चुका है, तो मेरे को अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 निकालना है, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 निकालें हम। तो E2 में क्या दे रखा है, एंट्रीज का सम 7 है, तो मैं अगर 1 या 0 उठा सकता हूं, इसका मतलब सम 7 आने के लिए 7 टाइम्स 1 आना चाहिए और रिमेनिंग 2 टाइम्स क्या होगा 0। तो इसका मतलब जो 1 होगा वो तो 7 टाइम्स आएगा, और जो 0 होगा वो 2 टाइम्स आएगा। तो हमारे पास में टोटल 9 पोजीशंस हैं, 9 पोजीशंस में 1 और 0, 7 टाइम्स तो 1 है और 2 टाइम्स 0 है, तो इनको अरेंज करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे ये आएंगे फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। 1 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 0 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास में 36 आ गया। अब मैं अगर न्यूमरेटर कैलकुलेट करूं तो हमारे पास में 7 टाइम्स 1 है, 2 टाइम्स 0 है, एंड इस मैट्रिक्स एक का जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 होना चाहिए। तो 2 0 है, तो वो दोनों 0 एक रो या एक कॉलम में आएंगे तब भी डिटरमिनेंट 0 हो पाएगा। तो हम क्या करें, या तो बोथ 0
इन सेम कॉलम। तो हमने क्या किया, 3 में से एक कॉलम उठा लिया, उसमें फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 अरेंज कर दिया। फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 क्या बता रहा है, एक तो 1 है और 2 0 है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 3 3 9। अगर हम दोनों जीरोस को सेम रो में करें तो 3C1 से तो एक रो सेलेक्ट कर ली और फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 उस रो में 1 0 0 का अरेंज कर दिया। तो और अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ उठा के रख दीजिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में हमें आई दे रखा है, और 27i² की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी जैसे हमने अप्लाई की, एक बार sin x ऊपर ले गए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, ये 1 प्लस e की पावर sin x तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन, अब तो हम यहाँ -π/4 टू π/4 वाले को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू π/4। अब ये इंटीग्रेशन करना है हमें, तो cos 2x को हम tan x में कन्वर्ट कर दें, ये 1 प्लस tan² x आप ऊपर ले जाइए, और ये डिनोमिनेटर में 2 तो 1 प्लस 3 tan² x बच गया। tan x को टी पुट किया क्योंकि tan x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, ये sec² x है तो ये तो dt आ गया, ये 1 प्लस 3t²। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें पता है फॉर्मूला, और फिर हम इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं। i की वैल्यू आ गई 2/3√3। i² अगर हम निकालें तो ये आ गया 4/27, और 27i² आ गया हमारे पास में 4। वेक्टर 3D के इस क्वेश्चन में हमें 3 लाइंस दे रखी है, तीनों की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, और बोला है कि फर्स्ट लाइन जो है इस प्लेन x + y + z = 1 को पॉइंट ए पे कट कर रहा है,
सेकंड लाइन बी पे कट कर रहा है, थर्ड लाइन सी पे कट कर रहा है, और ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो डेल्टा है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 6 डेल्टा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम पहली लाइन पे जो पॉइंट है इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये हमने लैम्डा 0 0 अज्यूम कर लिया। दूसरी लाइन पे जो पॉइंट है उसको अज्यूम कर लिया म्यू म्यू 0, और तीसरी लाइन पे जो पॉइंट है उसको अज्यूम कर लिया वी वी वी। ए बी सी इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो हम पहले तो ए के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराएं। तो लैम्डा आ गया 1, तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1 0 0। बी के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराएं, तो म्यू आ गया हाफ, तो जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हाफ हाफ 0। सी के कोऑर्डिनेट्स इस प्लेन में सेटिस्फाई कराएं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/3 1/3 1/3। तो हमारे पास में ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी टू साइड वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड वेक्टर्स। तो पहले हम इस ट्रायंगल के साइड वेक्टर्स निकालते हैं। तो ए बी वेक्टर निकाला हमने, तो ए बी वेक्टर कितना आ गया, -हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप 0 के कैप। ए सी वेक्टर निकाला हमने, -2/3 आई कैप 1/3 जे कैप 1/3 के कैप। तो जो एरिया होगा ए बी क्रॉस ए सी निकाल सकते हैं हम यहाँ। -हाफ हाफ 0 -2/3 1/3 1/3। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 1/6 आई कैप प्लस 1/6 जे कैप प्लस 1/6 के कैप। तो ए बी क्रॉस ए सी यहाँ उठा के रख दीजिए। तो डेल्टा आ गया हमारे पास √3/12। तो यहाँ से 6 डेल्टा का जो स्क्वायर है दैट मीन्स √3/2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू